नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज अपन भारत भ्रमण की यात्रा में अरुणाचल प्रदेश चलने वाले हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के पूरे फैक्ट जानने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश का जीके जो कि एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अपन विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आइए जानते हैं आपके अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों। उससे पहले जान लेते हैं मोटिवेशन कोटेशन। आज का मोटिवेशन कोटेशन है दोस्तों, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है दोस्तों। एक चीज है दोस्तों कि इस संसार में हर इंसान को अपने लेवल के संघर्ष को करना है दोस्तों। अगर जिस दिन इंसान के जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है, उस दिन इंसान का जीवन समाप्त हो जाता है दोस्तों। इसलिए अगर आपको प्रगति अगर संघर्ष के लिए आमंत्रित करती है, आपको अगर कष्ट देती है, तो आप उस कष्ट को हंसते हुए सहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन को एक खुशहाल बनाने के लिए अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है दोस्तों, उसके ऊपर आप लग जाइए और निरंतर अभ्यास करते रहिए दोस्तों। एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। आइए जानते हैं अब आपके अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों। देखो, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ क्या है, अपन अरुणाचल प्रदेश के बारे में अब इसके अर्थ का एक एक अपन शब्द का विश्लेषण करेंगे दोस्तों। अरुणाचल का अर्थ है उगते हुए सूर्य का पर्वत दोस्तों। उगते हुए सूर्य का पर्वत मतलब अगर सूर्य आपको दिखाई देता है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो आपको सूर्य पर्वतों के बीच में दिखाई देगा दोस्तों। अगर आप अरुण की बात करें, अरुण प्लस अचल, तो अचल का अर्थ होता है इसमें ने चलने वाला, मतलब आपको सूर्य यहाँ पे चलता हुआ नहीं दिखेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे पहाड़ियों के अंदर सूर्य छिपता छिपाता हुआ दिखेगा आपको वहां पे। और बर्फबारी पूरा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का बर्फ में प्लस यहाँ पे पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। अगर अपन इसकी सीमाओं की बात करें, तो इसकी दक्षिण में सीमा असम से लगती है भाई। अगर अपन इसके दक्षिणी पूर्व की बात करें तो नागालैंड से लगती है, और पूर्व में बर्मा यानी म्यांमार, मतलब 1935 में भारत में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, तब भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने। और बर्मा मतलब म्यांमार, बर्मा का नया नाम है म्यांमार, जहाँ पे अभी सैनिक तख्ता पलट हो रखा है। यहाँ पे सैनिक तानाशाही चल रही है दोस्तों। और वहां से लोग, आपको पता है आए दिन आपको खबरें सुनने में मिलती है कि नागालैंड के अंदर म्यांमार से लोग प्रवेश कर गए। तो इनकी लड़ाई पुराने मतलब बहुत समय से चलती रहती है दोस्तों। हाल ही में सिटवे पोर्ट पर भारत ने वो सिटवे पोर्ट का अधिग्रहण किया है दोस्तों। वहां का परिसंचालन भारत ने लिया है बर्मा का। और आपको पता हाल ही में आचार संहिता के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा करी थी। तो अब आपको ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम में सीमा भूटान से लगती है। और भूटान की आपको जीके के अंदर, करंट जीके के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता के समय भी कौन से राष्ट्र की यात्रा की दोस्तों, तो भूटान की यात्रा की। इसका क्या वजह थी? क्योंकि भूटान का सामरिक व रणनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसकी सीमा चीन व भारत और नेपाल तीनों देशों से लगती है दोस्तों। इसकी वजह से भूटान का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भारत की सेना डिप्लॉयड है दोस्तों। आप भारत के लोग सेना अध्यक्ष और भारत और भूटान के मध्य ये एग्रीमेंट हो रखा है कि भूटान की संपूर्ण जिम्मेदारी भारत की होगी। भारत जब तक भूटान के अंदर सेना अपनी तैनात रखेगा, जब तक बाहरी लोगों से वहां की सुरक्षा सुनिश्चित ना हो जाए। आपको पता है डोकलाम विवाद जो भारत और चाइना के मध्य वर्तमान में इस विवाद बना हुआ है, डोकलाम बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा है। वो डोकलाम कहाँ है दोस्तों? वो डोकलाम असल में भूटान के अंदर है, जिसकी रक्षा भारत कर रहा है, क्योंकि चीन भूटान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है दोस्तों। अगर अपने इसके उत्तर में बात करें तो तिब्बत से मिलती है दोस्तों सीमा। अब तिब्बत वही हिस्सा है जिसके ऊपर चाइना ने क्लेम कर रखा है, मतलब चाइना ने इसको ऑक्युपाइड कर रखा है। चाइना इसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण रखता है दोस्तों, जिसके कारण भारत व चाइना के मध्य 1962 का युद्ध हुआ था। क्योंकि 1962 के अंदर दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर भारत में आ गए। ये एक तिब्बती धर्मगुरु हैं दोस्तों दलाई लामा, जो कि भारत में प्रवेश करे थे, और भारत ने इनको
शरण दी थी दोस्तों। इस कारण से भारत में चीन का 1962 में युद्ध हुआ था दोस्तों। अगर अपने इसकी राजधानी की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ईटानगर इसकी राजधानी है दोस्तों। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा, अगर अपने इस प्रदेश की मुख्य भाषा की बात करें दोस्तों, तो इसकी मुख्य भाषा है हिंदी। वही अरुणाचल प्रदेश की देखो, अगर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 1129 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर अपन बात करें यह सीमा की ऊपर की पूरी, तो ये कितनी सीमा है दोस्तों, 1129 किलोमीटर सीमा है, जो कि तिब्बत का जो रीजन है चाइना का, उसके ऊपर भारत की सीमा लगती है दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अपन अगर अरुणाचल प्रदेश की आबादी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की आबादी लगभग 1,38,02,611 है दोस्तों। वही अगर अपन इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 83,743 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगर अपन इसकी वर्ग मील में बात करें तो 32,333 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। तो अगर अपन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो कि पहले असम का ही भाग हुआ करता दोस्तों, अब इसको अलग कर दिया गया है। यह नैतिक रूप से विविध राज्य है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम में मोनोपा लोग, केंद्र में तानी लोग व पूर्व में ताई लोग और राज्य के दक्षिण में नागा लोग रहते हैं। तो दोस्तों अगर अपन इसकी बात करें, तो अगर अपन इसके पश्चिम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम के अंदर मोनापा लोग रहते हैं, और केंद्र में बात करें तो जो अरुणाचल प्रदेश का जो केंद्र है दोस्तों, इसके अंदर तानी लोग रहते हैं। और अगर इसके पूर्व की बात करें दोस्तों, पूरा पूर्व का हिस्सा ये वाला, इसमें ताई लोग रहते हैं। अगर अपन राज्य के दक्षिण में बात करें तो ये दक्षिणी हिस्सा, जो कि अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पे नागालैंड के लोग, जो नागा जनजाति है, वो नागा लोग यहाँ रहते हैं दोस्तों, नागा जनजाति। अगर अपन राज्य के एक बड़ा हिस्सा जो कि दक्षिणी तिब्बत के क्षेत्र के हिस्से के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन गणराज्य ताइवान दोनों द्वारा दावा किया जाता है। मतलब अब अगर अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है उसके ऊपर चाइना और जो ताइवान, जो दोनों अलग अलग देश है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी के तहत इन दोनों को एक ही माना जाता है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना क्या है कि भारत के इस क्षेत्र को दोस्तों बहुत लंबे टाइम से क्लेम करता है, और अरुणाचल प्रदेश का मानचित्र के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नामकरण करता रहता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है दोस्तों। उसके बावजूद आपको देखने को मिलता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर फेंसिंग करता रहता है। चाइना की एक आदत है कि ये थोड़ी थोड़ी देर में अपने तंबू चेंज करके भारत के अंदर, क्षेत्र के अंदर ये प्रवेश करता रहता है दोस्तों। उसके बाद में ये लोग उस क्षेत्र में बाउंड्री करने लग जाते हैं और उस क्षेत्र को अपना बताने लग जाते हैं। चाइना के लोगों की सबसे गंदी बात ये है दोस्तों कि ये आपके क्षेत्र में धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और उसके बाद में ये बताने लग जाते हैं कि यहाँ पे तो हमारे पूर्वजों ने शासन किया था। तो भारत और चीन का जो 1962 का युद्ध हुआ था उसके अंदर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कहा कि ये तो हमारा क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को इन्होंने अपने मैप में अलग अलग अरुणाचल प्रदेशों का नामकरण, ये सारी चीजें ये टाइम पे करता रहता है दोस्तों। आपको पता होगा कि G20 की जो समिट हुई थी उसके अंदर भी भारत ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी टूरिस्ट मिनिस्टर की, वहां पे चाइना के मंत्री यहाँ पे नहीं गए थे दोस्तों। अगर अपन भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो ये देखो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा है। तो अगर पूर्वोत्तर जो राज्य है, जो सेवन सिस्टर्स नाम से जाना जाता है, जिनमें अगर उनमें सबसे बड़े राज्य की बात करें अपन, तो वो कौन सा है भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से? अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक पहाड़ी राज्य है दोस्तों। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बत बर्मी मूल के हैं। मतलब अगर अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश की लोगों की मूल उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो ये आधे तो है सर म्यांमार के और आधे हैं तिब्बत के। मतलब इनको अगर संयुक्त रूप से कहा जाता है तो तिब्बती बर्मी मूल के लोग हैं दोस्तों। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों से बहुत से लोग आकर यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे हैं दोस्तों। मतलब अगर अपन अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे आर्थिक उद्योग और धंधे, यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत, अलग अलग तौर पे भारत सरकार द्वारा बहुत ज्यादा यहाँ पे निवेश करके बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्थिक गलियारों को विकास किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे, और उद्योग धंधों का पूर्ण रूप से यहाँ पे विकास कर रहे हैं सरकार, ताकि यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से समान अवसर मिल सके और लोग यहाँ पे आर्थिक क्रांति हो सके दोस्तों। अगर अपन अरुणाचल प्रदेश को
पहले की बात करें अरुणाचल प्रदेश का अपन इतिहास जाने तो पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। मतलब अरुणाचल प्रदेश को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाफा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। यहाँ के इतिहास लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है। मतलब अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश वर्तमान में जो इसका स्वरूप है उसके पुराने जमाने के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में अपन इसकी बात करें तो यहाँ की किंवदंतियों मतलब जो अरुणाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं वे लोग जो हमें बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में पहले कैसे लोग रहते थे, यहाँ का पहाड़ी रीजन में कैसे लोग जीवन यापन करते थे, यहाँ की संस्कृति क्या थी, यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं क्या थी, यहाँ पे लोग जीवन यापन के लिए कौन से संसाधनों का उपयोग करते थे, वे सारी चीजें हमें लिखित रूप से नहीं मिलती है दोस्तों। यहाँ के लोग जो हमें बताते हैं वही अपन अरुणाचल प्रदेश का इतिहास के रूप में मानते हैं। मौखिक परंपरा के रूप में या कुछ थोड़ा सा साहित्य ऐतिहासिक खंडर जो कि इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। मतलब अगर अपन यहाँ पे कुछ खंडर वगैरह इनकी बात करें तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत नॉर्मल चीजें हैं जो कि यहाँ पे है। पहले भारत से यहाँ पहुंच बहुत दुर्गम थी क्योंकि ये पहाड़ी रीजन है दोस्तों। वर्तमान में भारत यहाँ पे कॉरिडोर बना के रोड बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे बड़ी बड़ी टनल का निर्माण करके यहाँ पे आवाजाही आसानी से उपलब्ध करवा दी दोस्तों। इन स्थानों की अपन खुदाई व विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यहाँ जाना पहचाना क्षेत्र ही नहीं था वरन जो लोग यहाँ रहते थे उनके देश के अन्य भागों से निकट संबंध था। अगर अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये इसका तात्पर्य यह है कि अपन भारत के जो उत्तरी राज्य और भारत के दक्षिणी राज्यों की यहाँ पे बहुत कम जो सुगमता थी दोस्तों, यहाँ पे पहुंचने की बहुत कम थी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश के बाकी राज्यों से संबंध नहीं थे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के बाकी राज्यों से संबंध थे और आसानी से लोग वहां पे अपने रिश्ते नाते जो भी उनके धार्मिक कल्चर जो आदान प्रदान संस्कृति ये सारी चीजें वहां पे हुआ करती थी दोस्तों। अगर अपन अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 24 फरवरी 1826 को यानबू संधि होने के बाद असम ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। मतलब अगर अपन 24 फरवरी 1826 की यानबू संधि की बात करें दोस्तों तो ये असम का हिस्सा हुआ करता था अरुणाचल प्रदेश। सन 1962 से पहले इस राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। अब अगर अपन बात करें कि भाई 1965 से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से, और ये असम का ही हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। संवैधानिक रूप से ये एक असम का ही भाग था परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था दोस्तों। अगर अपन यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, यहाँ पे प्रशासन के संचालन की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ का प्रशासन संभालता था। मतलब यहाँ की जितने भी सर्विसेज होती थी, यहाँ पे कौन से लोगों को डिप्लॉय करना, यहाँ के शासन किस तरीके से चलेगा, ये सारी चीजें भारतीय विदेश मंत्रालय ही करता था दोस्तों। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। मतलब विदेश मंत्रालय से हटकर जो भारत का गृह मंत्री होगा वहां वो अब अरुणाचल प्रदेश का प्रशासन देखेगा दोस्तों। मतलब यहाँ पे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये इन जो गृह मंत्रालय के अधीन जो आर्मड फोर्सेस आती है दोस्तों वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। और यहाँ पे जो भी यहाँ का प्रशासन होगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना का बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता है दोस्तों। चाइना यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां करवाता रहता है और इसको कैसे भी करके भारत से अलग करना चाहता है। आपको पता होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर चाइना की अपनी पहनी निगाह है, इस वजह से वो बार बार डाके डालता रहता है। तो भारत को अरुणाचल प्रदेश को एक संपूर्ण राज्य बनाने के लिए 1972 तक का समय लगा दोस्तों। जब अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था उसके नाम पर अरुणाचल प्रदेश किया गया था दोस्तों। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। मतलब यहाँ पे केंद्र का शासन होगा और उसके बाद में इसको राज्य बनाया गया दोस्तों। इसके बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। मतलब अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग, भारत का राज्य बनते बनते 1987 का समय लग गया दोस्तों। आपको पता है भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य बना 20 फरवरी 1987 को।
भारत का कौन से नंबर क्रमांक का राज्य बना था? 24वें क्रमांक का भारत का राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। अगर अपने इस राज्य के पश्चिम, उत्तर, पूर्व में क्रम से भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में कितने देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों? तो देखो, भूटान, चीन, तिब्बत और म्यांमार, मतलब 4 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान से लगती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की अपन सीमा की बात करें तो देखो, नागालैंड, असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरपे आदि नदियां इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित करती है। अब देखो दोस्तों, क्या हुआ, जब अरुणाचल प्रदेश और असम का विभाजन हुआ था, उस समय क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के हिस्से में आई सिर्फ पहाड़ियां, तो वे लोग कृषि कहां करेंगे दोस्तों? और असम के हिस्से में आया जो पूरा तराई रीजन था, जो नदियों का जो पूरा डेल्टाई क्षेत्र था, जहां जलोढ़ मिट्टी आती है, जहां पर पूरे मैदान थे दोस्तों। तो असम के लोग तो आराम से खेती कर सकते थे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग खेती कर नहीं सकते। तो इस वजह से इन दोनों राज्यों के बीच में आपसी कंफ्लिक्ट हुआ दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जब उनको खेती करनी होती है तो वो पहाड़ों से नीचे उतरकर तराई रीजन में आते हैं, और असम के लोगों के साथ में उनकी झड़पें होती है दोस्तों। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में। देखो, अरुणाचल का अधिकांश भाग हिमालय से ढका हुआ। आपको पता होगा, अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, वो अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती है। यहाँ पर अभोर, मिरी, मिसमी, डाफला, ये सारी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपन इसकी देखो, लोहित, चांगलांग और तिरपे, पतकाई पहाड़ियां भी यहाँ पे स्थित है। ये पतकाई, यहाँ पे पटकाई बूम दोस्तों, ये सारी पहाड़ियां यहाँ पे इंपोर्टेंट है दोस्तों। कांगतो, येनगी, कांगसांग, मुख्य कारचिन चोटी, पूर्वी कारचिन चोटी, इस क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं दोस्तों। अगर अपन हिमालय के अराकान योमा रीजन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे ऊंची पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगर अपन तवांग में स्थित बारामूला दर्रा की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जब से भारत और चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों 1962 में, तो उसके बाद में ये बुमला दर्रा जो है इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं थे। लेकिन 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए इसे खोला गया दोस्तों। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। आपको पता होगा कि इस क्षेत्र से भारत और चीन के मध्य व्यापार होता है। अब क्या हुआ कि ये जब बंद हो गया तो भारत के व्यापारियों को और चीन के व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों, जिसको 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में इस दर्रे को वापस खोला गया दोस्तों। वर्तमान में ये दर्रा खुला है। अगर अपन यहाँ पे अन्य दर्रों की बात करें तो देखो, यहाँ के प्रमुख दर्रों में देखो, यांग्याप दर्रा है, दिफू दर्रा है, पांगसो दर्रा भी शामिल है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसे चीन से अलग करता है। अगर अपन बात करें हिमालय पर्वतमाला का जो पूर्वी विस्तार है दोस्तों, जिसे अराकान योमा पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार तक जाती है दोस्तों, वो इसको चीन से अलग करता है। अगर ये पर्वतमाला की बात करें तो नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत और बर्मा के बीच चांगलांग और तिरपे जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। यह पहाड़ महान हिमालय से कम ऊंचे है। अगर अपन महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय बहुत ज्यादा ऊंचा है दोस्तों, लेकिन अगर इस हिमालय की बात करें तो अराकान योमा भी काफी ऊंचा, जो कि देखो प्राकृतिक रूप से नागालैंड की भारत और बर्मा के बीच चांगलांग और तिरपे जिले में प्राकृतिक सीमा बनाती है। मतलब एक प्राकृतिक रूप से अपन बात करें इसकी तो ये इस तरीके से सीमा बनाती है दोस्तों। यह पहाड़ी इस तरीके से चलती है। इसके बाद में ये एक महान पहाड़ हिमालय से कम है। अरुणाचल प्रदेश के अगर अपन नागरिकों के जीवन यापन की बात करें तो यहाँ का जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है दोस्तों? कृषि। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर ही आधारित है दोस्तों। अब देखो, झूम खेती किसे कहते हैं दोस्तों? जो कि पहाड़ी रीजन में की जाती है। झूम खेती जो कि पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं उनको काट कर, उनको हटाकर उनके ऊपर जो तराई रीजन में जो कृषि की जाती है उसे झूम कृषि कहा जाती है। जैसे नकदी फसलों में इसमें देखो आलू और बागबानी फसलें शामिल है दोस्तों, जैसे सेम, संतरे, अनानास आदि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ठंडा रीजन है तो यहाँ पे आसानी से संतरे, सेब और अनानास उग जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका ज्यादातर इसी चीज का उत्पादन होता है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग खेती के पारंपरिक विधि साइंग झूम का प्रयोग करते हैं। इस कृषि विधि की मुख्य पैदावार में देखो दोस्तों, चावल, मक्का, जौ, मोती है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों की बात करें, देखो अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलें कौन सी है दोस्तों? चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन है दोस्तों। अगर अपन बात करें
सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन कितना है दोस्तों, 70.6 करोड़ डॉलर के लगभग अरुणाचल प्रदेश का कुल जीडीपी थी दोस्तों, कुल नेटवर्थ थी अरुणाचल प्रदेश की। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज्यादा वर्तमान समय में यहाँ पे उद्योग धंधे ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं। यहाँ पे अभी वर्तमान में प्राथमिक सेक्टर ही ग्रो कर रहा है दोस्तों। झूम खेती जो कि आदिवासी समूह में पहले प्रचलित थी, अब कब लोग इस प्रकार की खेती करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और श्रम की आवश्यकता होती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों से भरा है और अन्य वन्य उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। अगर जो वन से जो उत्पादन किया जाता है दोस्तों, यह इस राज्य की सेकंड लार्जेस्ट उत्पादन क्षमता है दोस्तों। अगर अपन इसके जंगलों की बात करें तो 61,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जंगल है दोस्तों, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सघन जंगल है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में देखो, आदिस समुदाय का मापिन सालगू मोनपा समुदाय का त्योहार है, लोसार आपतानी समुदाय का है, द्री तांगिनो समुदाय का है, और सी दोन्याई इंदू मिस्मी समुदाय का है, रे निसंग समुदाय का है, न्योकुम आदि त्योहार शामिल है दोस्तों। अधिकतर त्योहारों पर पशुओं की बलि चढ़ाने का पुरातन प्रथा है दोस्तों। यहाँ पर जितने भी त्योहार होते हैं दोस्तों, वहां पे पशुओं की बलि दी जाती है दोस्तों। यहाँ पे मुख्यतः जो सांड होते हैं उसकी बलि दी जाती है। अगर अपन यहाँ पे पौराणिक झील की बात करें, जिसे गंगा झील के नाम से जाने जाता है दोस्तों, ये ईटानगर से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। झील के पास में खूबसूरत जंगल भी है, जंगल बहुत खूबसूरत है। पर्यटक इस जंगल में सुंदर पेड़ पौधे, वन्य जीव, फूलों के बगीचे देखते हैं दोस्तों। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस झील में जंगल की सैर जरूर करनी चाहिए। देखो ये झील दोस्तों पहाड़ों के बीच के अंदर है दोस्तों। इस झील को देखने में एक अलग ही दृश्य की अनुभूति होती है, और ये झील यहाँ के पर्यटन के मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। अगर अपन यहाँ पर बौद्ध मंदिर की बात करें तो यहाँ पे एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है दोस्तों। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इस मंदिर की यात्रा करी है, जो कि मैंने आपको अभी पूर्व में बताया था। इस मंदिर की जो छत है दोस्तों, जो पीली है, और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। मतलब जो तिब्बती रीजन में जो बौद्ध धर्म के मंदिरों का निर्माण किया गया दोस्तों, उसी श्रेणी के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो गोल्डन पेगोडा है, इसका निर्माण किया गया। इस मंदिर की छत पर पूरे ईटानगर के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया है दोस्तों, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। अगर इस मंदिर में अपन जिस संग्रहालय की बात करें दोस्तों, तो उस संग्रहालय का क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय। और यहाँ पर पर्यटक पूरे अरुणाचल प्रदेश की झलक देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हर अरुणाचल प्रदेश की झलक के बारे में चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है दोस्तों। अगर इसको अपन केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, देखो 21 जनवरी 1972 से ये केंद्र शासित प्रदेश बना। इसको राज्य के दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला दोस्तों। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो ईटानगर इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का ईटानगर ही है, जो कि इसकी राजधानी है। जिले यहाँ पे 25 है दोस्तों। यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश सरकार है, यहाँ का जो गवर्नर है वो लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक PVSM UYSM, ये इतने बड़े यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, आप नाम देख लेना। मुख्यमंत्री है यहाँ के पेमा खांडू, जो कि भाजपा सरकार के। विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा यहाँ पे 60 सीटें हैं विधानसभा की दोस्तों। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 1 सीट है, वही लोकसभा की 2 सीटें दोस्तों। आपको पता होगा कि एक राज्य बनने के लिए वहां पर न्यूनतम विधानसभा की सीटें 60 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 60 ही है दोस्तों। उच्च न्यायालय यहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय ईटानगर बेंच में है दोस्तों। क्षेत्र की बात करें तो अपन यहाँ पे 83,743 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्षेत्र 14वां क्षेत्र है दोस्तों। देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। कुल अगर अपन यहाँ जनसंख्या की बात करें तो आपको पता है 1,03,82,611 है दोस्तों। अगर अपन दर्जा की बात करें तो 27वां दर्जा, घनत्व 17 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है दोस्तों यहाँ का। दोस्तों आपने इतना सेशन सुना है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगले कौन से राज्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। जय हिंद।